हेलो लर्नर्स, ये हम लोगों का सीडीपी जो हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये उसका सेकंड पार्ट्स है। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो देख ले। एंड जितने भी इसमें क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगी उसमें से जितने भी क्वेश्चन जिसके करेक्ट हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आप बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विथ एन इनिटेट यूनिवर्सल ग्रामर। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी एफ स्किनर, ऑप्शन सी नॉम चोमेस्की, ऑप्शन डी लेव वोगोत्स्की। करेक्ट आंसर आप बताइए क्या है इसका। इनिटेट यूनिवर्सल ग्रामर, आपका क्वेश्चन किससे पूछा गया है। इनिटेट यूनिवर्सल ग्रामर। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ इन सबको करिए, सॉल्व करिए। आपको यूपी टेट में आप जब जाएंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, जिसमें आपको मैं भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको लैंग्वेज भी के आपको बहुत सारे लैंग्वेज में भी आपको एक यही कॉन्सेप्ट आपको कई सारी अलग अलग लैंग्वेज में भी मैं सॉल्व कराऊंगी, जिससे कि आपको ये पता चले कि लैंग्वेज टफ लिखी हो सकती है किसी क्वेश्चन की, पर आपको कॉन्सेप्ट यही मिलेंगे। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नॉम चोमेस्की। ओके, तो इसको याद रखना है, जो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट है ये नॉम चोमेस्की ने दिया। एंड सेकंड इसका नॉम चोमेस्की को किस लिए हम लोग फेमस है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि नॉम चोमेस्की को हम लोग यूनिवर्सल ग्रामर एंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इन ये दोनों जितने जब भी इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉम चोमेस्की। ओके, सो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपका क्वेश्चन किससे है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन से आपके साइकोलॉजिस्ट हैं। यस, ऑप्शन बी नॉम चोमेस्की। ओके, सो हम लोग आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये देखिए आया कोलबर्ग से। ये आपके सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। सो हमारा है आपका थर्ड क्वेश्चन है आज का, अकॉर्डिंग टू द कोलबर्ग एट विच स्टेट इज द मोरालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल गवर्न्ड बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट। अब ये जो आपको मैं बोल रही थी कि कॉन्सेप्ट वही है, बस आपका लैंग्वेज चेंज होगा। जिसने भी फर्स्ट वीडियो देखा है आपको मैंने उसमें से ये एक्सप्लेन किया था कि जो आपकी कोलबर्ग की जो फर्स्ट स्टेज है, जिसको हम लोग फर्स्ट स्टेज कोलबर्ग की कौन सी है, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में आप लोग क्या पढ़ते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ओबीडियंस से रिलेटेड है या पनिशमेंट से रिलेटेड है तो वो आपका फर्स्ट स्टेज में आएगा, जो कि है प्री कन्वेंशनल लेवल। आप जब इस अभी नेक्स्ट जब आपका ये वीडियो का एंड होगा तो मैं उसमें से ये जो आपकी कोलबर्ग की जो थ्योरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपके इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए मैंने उसके लास्ट में मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि जिस भी स्टूडेंट को नहीं मतलब नहीं उसकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किससे था, फियर ऑफ पनिशमेंट। फियर ऑफ पनिशमेंट से रिलेटेड है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है, जिसको हम लोग कौन सी स्टेज है, जिसका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसका है प्री कन्वेंशनल लेवल। तो अगर आपका ओबीडियंस और पनिशमेंट से रिलेटेड कुछ आता है तो कोलबर्ग की वो फर्स्ट लेवल होता है, जिसको हम लोग प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। ओके, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करें। आप लोग नंबरिंग आप खुद कर लीजिएगा आप लोग। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड भी इसको बोलते हैं, गुड गर्ल नाइस, इसमें लिखा है गुड बॉय नाइस गर्ल। ये इस टाइप का जो एटीट्यूड होता है वो अब ये भी आपका कोलबर्ग से रिलेटेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। तो आपका क्वेश्चन है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ
विच लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। तो ये आपका कौन सी, ये आपको सेकंड जो लेवल है वो, उसमें से आपको गुड बॉय नाइस गर्ल एटीट्यूड देखने को मिलता है, जो कि हमारा सेकंड कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट है, कन्वेंशनल लेवल। ओके, तो सबसे पहले प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर कन्वेंशनल लेवल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो आपको इसका जो आपको नाइस गुड गर्ल गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड है, ये आपको कन्वेंशनल लेवल में आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। हिंज डिलेमा, आपका क्वेश्चन किससे है, हिंज डिलेमा। तो द हिंज डिलेमा इज एसोसिएटेड विच थ्योरिस्ट। आप बताइए ये वाला जो हिंज डिलेमा है वो किससे रिलेटेड है। यस, ये आपका ऑप्शन बी है विगोत्स्की, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है कोलबर्ग, ऑप्शन डी है स्किनर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कोलबर्ग। हिंज डिलेमा किससे रिलेटेड है, कोलबर्ग की थ्योरी से। ओके, तो हिंज डिलेमा किससे रिलेटेड है, कोलबर्ग की थ्योरी से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। अब ये बताइए, ये तो अब हर स्टूडेंट का सही होना चाहिए। अब बताइए इसमें कौन सा लेवल है जो कोलबर्ग की थ्योरी का नहीं है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से नहीं है। अब ये देखिए, मैंने बी तो आपको बताया ही था कि प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये आपकी तीनों तो हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका स्टेज नहीं है कोलबर्ग की थ्योरी की। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज किसकी है, ये आपकी जीन पियाजे की थ्योरी की है। ओके, और ये जो आपकी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है, ये आपकी कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के स्टेजेस हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये देखिए, मैंने जितने भी कोलबर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं यूपी टेट में अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, मैंने वो सारे एक साथ आपके इसमें रखे हैं। तो आपको इससे जितने भी कोलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको सारे आपके क्लियर हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने ये एक साथ ही कोलबर्ग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है मैंने इसमें आपको दे दिए हैं। यस, तो सबसे बड़ी जो कोलबर्ग की थ्योरी थी उनकी क्रिटिक कौन थी, कैरोल गिलिगन। ये आपकी कौन थी, ये कोलबर्ग की जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी क्या जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उनका क्रिटिसिज्म जो किया था वो कैरोल गिलिगन ने किया था। ओके, तो जो कैरोल गिलिगन है उन्होंने जो कोलबर्ग की थ्योरी है ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आप बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्या उन्होंने क्रिटिसाइज्म किया था इस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का। तो ऑप्शन ए कॉग्निटिव प्रोस्पेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन बी सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, ऑप्शन सी एथिक्स ऑफ केयर एंड जेंडर बायस, एंड ऑप्शन डी एजुकेशनल लेवल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो आपका इसमें क्या क्रिटिसाइज्म था, तो जो क्रिटिसिज्म था कोलबर्ग की थ्योरी का, वो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या था कि जो कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये जेंडर बायस है। तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोलबर्ग की थ्योरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या था कि ये जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ये आपकी जेंडर बायस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपकी जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, बताइए इसका ऑप्शन, ऑब्जेक्ट परमानेंस से रिलेटेड है। इज अटेन्ड ड्यूरिंग विच ऑफ पियाजे स्टेजेस। ऑब्जेक्ट परमानेंस आप किस स्टेज में पढ़ते हैं जीन पियाजे की, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आप पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द पियाजेज स्टेज, तो ये आपकी है सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू द पियाजे एसिमिलेशन मीन्स, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। ऑप्शन ए क्रिएटिंग न्यू स्कीमाज, ऑप्शन बी फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज, ऑप्शन सी मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमा, ऑप्शन डी बैलेंसिंग बिटवीन टू स्टेजेस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एसिमिलेशन। अब जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको एकोमोडेशन के बारे में बताया था, तो एसिमिलेशन के बारे में मैंने उसी में एक्सप्लेन किया था। तो इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन रखती हूँ और आपको सारे ऑप्शंस भी बताती जाती हूँ, जिससे कि आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर लें। वो क्वेश्चन तो आपका जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया वो एकोमोडेशन से रिलेटेड था, पर मैंने उसमें से आपको एसिमिलेशन भी बताया था। तो एसिमिलेशन का ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एसिमिलेशन मीन्स फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज। मैंने उसमें बोला था कि एसिमिलेशन मीन्स होता है कि आप क्या करें कि आप न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर दें स्कीमा में, तो वो आपका होता है एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन होता है जब आप मॉडिफाई करें अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को। ओके, तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ईगोसेंट्रिज्म से क्वेश्चन है। ईगोसेंट्रिज्म इज सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज? बताइए ईगोसेंट्रिज्म जो होगी वो किस स्टेज से रिलेटेड है? और ये भी आपका जीन पियाजे की थ्योरी ही है। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो ईगोसेंट्रिज्म है, बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म जो देखने को वो मिलता है, वो आपको हिंदी में इसको केंद्रीकरण वो बोलते हैं, ईगो जीववाद कुछ बोलते हैं हिंदी में। तो ईगोसेंट्रिज्म आपको कब में देखने को, ये आप हिंदी में देख लीजिएगा ईगोसेंट्रिज्म को क्या बोलते हैं। मुझे ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि ईगोसेंट्रिज्म जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आपको किस स्टेज में देखने को मिलती है, तो ये आपको प्री ऑपरेशनल में मिलेगी। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। प्री ऑपरेशनल में बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये देखिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और ये काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, बस इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। इनको सॉल्व करने में आपको ये भी ध्यान रखना होता है, जब आप असर्शन पढ़ें और रीज़न पढ़ें तो उसके बीच में अगर बिकॉज से अगर आप उसको जोड़ पा रहे हैं तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, जिसमें से लिखा है ए एंड आर बोथ ट्रू एंड क्या होंगे, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर वो बिकॉज से जुड़ रहा है या सोच से आप जोड़ पा रहे हैं दोनों सेंटेंसेस को असर्शन और रीज़न को, तो ये आपका ऑप्शन है जिसमें लिखा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो होगा। अगर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है पर आप बिकॉज से उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसके ऑप्शन बी में जाएंगे कि आपके ऑप्शन मतलब ए और आर ट्रू तो हैं पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। और सी डी तो आपको दिख रहा है, अगर आपका एक स्टेटमेंट सही है ऑप्शन असर्शन तो आपका ट्रू होगा एंड आर गलत है तो उसको फॉल्स। और उसी तरीके से डी में अगर असर्शन गलत लिखा है और रीज़न सही लिखा है तो आप ऑप्शन डी पे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका असर्शन है अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट अ टॉल थिन ग्लास एंड अ शॉर्ट साइज ग्लास कैन होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ये आपका असर्शन है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये आपका ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है बच्चे की, उसमें जो बच्चा होता है वो कन्वर्जन जो है वो अच्छी तरह से सीख नहीं पाता, या प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में जो कन्वर्जन की जो एबिलिटी होती है वो डेवलप नहीं हुई होती। तो आपका जो असर्शन है ये तो करेक्ट है।
अब रीज़न को देखते हैं, रीज़न इसमें क्या लिखा हुआ है, द चाइल्ड थिंकिंग इज करेक्टराइज्ड बाय सेंट्रेशन वेयर दे फोकस ऑन ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट द टाइम। तो वो बच्चा जो है वो एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता है। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए ये जो आपका कन्वर्जन है बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि जो आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है उसमें बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता है। जैसे कि आपका सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, पर एक क्या किया, एक का साइज़ थोड़ा आपको ग्लास का साइज़ बड़ा कर दिया है, तो इसलिए बच्चा क्या बोलेगा कि इसमें वाटर जो है वो ज़्यादा है। और अगर उस ग्लास का साइज़ थोड़ा कम कर दिया है और आपका वाटर का अमाउंट उतना ही है, पर बच्चे को क्या लगेगा कि उसमें जो वाटर है वो कम है। तो ये आपका क्या होता है, ये इस टाइप की जो एबिलिटी होती है वो आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल पे डेवलप नहीं हुई होती है। और जब आप इससे नेक्स्ट स्टेज में पढ़ते हैं तो उसमें आपकी जब आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है तो उसमें ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है बच्चे में। तो बच्चे में आपकी जो कन्वर्जन की एबिलिटी होती है वो डेवलप हो जाती है। ओके, तो ये जो आपका ऑप्शन है, ये आपका जो असर्शन लिखा है, जो रीज़न लिखा है, ये दोनों ही करेक्ट हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ओके, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा, जिसमें से क्या लिखा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो हैं वो आपकी करेक्ट हैं, और ये जीन पियाजे की कॉग्निटिव अडेप्टेशन से रिलेटेड हैं। अब आप स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फिर ये आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत सिंपल दिया, और देखिए मैं बार बार एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम बार बार मैं ला रही हूँ, जिससे कि आपको ये आप मिस्टेक ना करें वहाँ एग्ज़ाम में। अब देखिए इसमें फर्स्ट में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है कि एसिमिलेशन मॉडिफाइंग। देखिए एसिमिलेशन में मॉडिफाइंग तो होता ही नहीं है, तो ये तो आपका जो आपका ए है वो पहले से ही ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्कीमा, ये गलत है। ये आपका एकोमोडेशन में होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो जहाँ भी ऑप्शन ए है उसको कट कर दीजिए, ये वाला क्वेश्चन ये कट हो गया। तो ये आपका डी भी कट हो जाए क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द अबव है। अब देखिए क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम वाला पढ़िए। इक्विलिब्रियम इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन टू आ स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये वाला तो करेक्ट है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों में क्या हो, एक इक्विलिब्रियम बन जाए, तो वही हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो ये तो आपका करेक्ट लिखा है। तो ऑप्शन जो थर्ड है ये भी करेक्ट होगा। अब एकोमोडेशन को पढ़ना है। अब एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन अकर व्हेन अ चाइल्ड चेंजेस देयर मेंटल, अब ये देखिए मेंटल स्ट्रक्चर टू इन ऑपरेट एक्सपीरियंस। तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। इसमें मैंने क्या बताया था, एकोमोडेशन का मतलब क्या हो रहा है कि जो बच्चा है उसके जो पहले से जो इन्फॉर्मेशन है या जो पहले से स्कीमा बना है उसमें से वो क्या कर रहा है, कोई नई चीज़ अपने जो पुराना स्कीमा था उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर दे रहा है। तो इसमें उसकी क्या कर दी है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी है। इसमें से लैंग्वेज चेंज करके क्या लिखा है, चाइल्ड चेंजेस देयर मेंटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मॉडिफाई कर रहा है अपने स्कीमा को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन बी। मतलब स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और ये स्टेटमेंट आपकी किसकी है, स्टेटमेंट अबाउट
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से ये क्वेश्चन है। अब देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होती है वो वैसे पहले क्या आ गया, हाइपोथेटिकली। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, हाइपोथेटिकली, और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा करता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करेगा। तो ऑप्शन ए तो कट हो जाएगा, क्योंकि जो हाइपोथेटिकली या जो हाइपोथेटिकल आपकी एबिलिटी डेवलप होती है वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। तो इसमें आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का पूछा गया, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग है। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन 1 है वो आप काट दीजिए, आपका बी वाला भी कट जाएगा और ऑप्शन डी भी कट जाएगा। तो आपका करेक्ट क्या आ गया, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो जीन पियाजे की थ्योरी है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो पहले हो रहा है, डेवलपमेंट पहले हो रहा है और डेवलपमेंट के बाद आपकी लर्निंग हो रही है। ओके। और जो वोगोत्स्की की थ्योरी है, ले वोगोत्स्की की जो थ्योरी है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये लोग एक दूसरे के अपोजिट हैं। ले वोगोत्स्की जिनकी है सोशल कल्चरल थ्योरी जो है, उनकी थ्योरी पियाजे की थ्योरी से कुछ मामले में बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि पियाजे ने क्या बोला कि पहले डेवलपमेंट फिर लर्निंग, और विगोत्स्की ने बोला कि आपकी पहले लर्निंग होगी एंड उसके बाद आपका डेवलपमेंट होगा। तो ये आपको याद रखना है। और चोम्स्की का मैं बता ही रही थी कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज इज इनिटेट, मतलब जो भाषा है वो बच्चा जन्मजात ही सीख लेता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है पैदा होते ही कि बच्चा लैंग्वेज सीख लेगा। तो ये आप LAD याद रखिएगा चोम्स्की से। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है उससे है ये। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ। जो डेवलपमेंट है वो जीवन भर चलता है, मतलब वो कभी भी ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका है कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। आपकी इसमें सारी स्टेजेस मैंने ये हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ये आपकी जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये कोलबर्ग की थ्योरी है। ओके, उसमें से जो आपकी सबसे पहली, जब बच्चा सबसे छोटा होता है, मतलब उसकी एज कितनी है, 3 से 7 ईयर के, तो जब 3 से 7 ईयर के बीच बच्चे की जो एज है वहाँ पे वो किस लेवल पे है, वो आपका है प्री कन्वेंशनल लेवल पे। ओके, तो प्री कन्वेंशनल लेवल में जो बच्चा होगा वो मोरालिटी कैसे सीखेगा, अवॉइडिंग पनिशमेंट। आपको इसमें क्या ऑप्शन लिखा है, अवॉइडिंग पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, तो आपका जो बच्चा है जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल पे है, तो वहाँ पे आपको जो मोरालिटी है या जो मोरल डेवलपमेंट है बच्चे का, वो किससे होगा, या सेल्फ इंटरेस्ट से होगा, और उसका कि वो उसको अवॉइडिंग पनिशमेंट, क्योंकि उसको पनिशमेंट ना मिले, इसीलिए मैं कौन सा एटी पनिशमेंट और ओबीडियंस आपको बोल रही थी कि बच्चा क्या हो, आज्ञाकारी हो और वो पनिशमेंट को अवॉइड करे। तो इसमें अगर आपको 2 वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, सेल्फ इंटरेस्ट और पनिशमेंट, तो वो आपका कौन सा लेवल है कोलबर्ग की थ्योरी का, प्री कन्वेंशनल लेवल। ओके, ये आपका होगा प्री कन्वेंशनल लेवल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपकी नेक्स्ट स्टेज है कन्वेंशनल लेवल। तो कन्वेंशनल लेवल में अब बच्चा बड़ा हो गया और अब उसकी एज क्या हो गई,
18 to 13 ईयर के जब बीच है बच्चा, तो उस टाइम पे उसमें मोरालिटी का डेवलपमेंट जो होगा वो गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड से होगा, या तो वो क्या होगा कि लॉ ऑर्डर को वो बहुत मानता है। तो बच्चा जो है वो लॉ ऑर्डर और गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड की जो आपकी क्वालिटी है वो कहाँ पे मिलेगी, वो आपको मिलेगी कन्वेंशनल लेवल पे। और जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है उसमें से आपको क्या होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, और आपको प्रिंसिपल या यूनिवर्सल एथिक्स, यहाँ पे जहाँ पे आपका प्रिंसिपल लिखा है यहाँ पे आपको एग्जाम में यूनिवर्सल एथिक्स भी लिख के आता है। तो अगर आपको यूनिवर्सल एथिक्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू वो सीख रहा है मोरालिटी, तो वो आपका है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जैसे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं, जैसे जब बच्चा 3 से 7 साल के बीच होता है या 3 to 7 ईयर के बीच में होता है, तो अगर आपको कोई चीज़ उसको सिखानी है या वो किस डर से सारी चीज़ें करता है, जैसे उसको पनिशमेंट ना मिले। अगर किसी बच्चे ने चोरी करी और आप उसको क्या कर दें, मारें, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट बार से वो चीज़ नहीं, चोरी नहीं करेगा। तो वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो पनिशमेंट नहीं चाह रहा है, वो अवॉइड कर रहा है पनिशमेंट। तो बच्चा छोटा है तो इसलिए आप उसको क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट से डरा सकते हैं। और वो बच्चा क्या होता है, आज्ञाकारी होता है, ओबीडियंट होता है। अगर उसको पता है कि इस काम को करके मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो वो नहीं करेगा। ओके, तो ये आपकी हो गई अवॉइडिंग पनिशमेंट वाली। जो बच्चा छोटा है तो आप उसको सेल्फ इंटरेस्ट, अगर बच्चे को बच्चा जो भी काम करेगा अपने आप को क्या करेगा, उसको सेंटर में रख के करेगा। तो उस टाइम पे ये वाली जो स्टेज होती है 3 to 7 ईयर के बच्चे में, वो इस टाइप के स्टेज होती है। जब बच्चा 8 to 13 ईयर का होता है तो वो क्या करता है, वो हीरो वर्शिप वाली स्टेज में पहुंच जाता है। तो अगर आपको हीरो वर्शिप वाली स्टेज कोई देखने को मिलती है, अगर क्वेश्चन में हीरो वर्शिप आ जाता है, तो वो भी आपकी कन्वेंशनल लेवल पे आएगी कि बच्चा उस टाइम पे क्या करता है, हीरो वर्शिप करता है, मतलब गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड होता है बच्चे का। जब 8 to 13 ईयर का बच्चा होता है तो वो चाहता है कि वो क्लास में सबसे अच्छा बच्चा हो। उसका क्या हो, कोई गर्ल है, वो क्या चाहेगी कि क्लास में वो सबसे अच्छा हो। जो उसको रूल्स बताए जाएंगे कि जैसे कि आपको अगर रेड लाइट है तो आपको रुक जाना है, तो वो मतलब बिल्कुल लॉ और ऑर्डर पे चलेगी। कोई भी जो स्टूडेंट है या कोई भी बच्चा है वो क्या करेगा, बिल्कुल लॉ और ऑर्डर का पालन करेगा। कि अगर बोला गया है कि आपको अगर रेड लाइट है तो रुक जाना है, अगर ग्रीन लाइट है तो चलना है, तो बिल्कुल सेम टू सेम जो लॉ उसको है वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर टाइप की जो मेंटेलिटी होती है और गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड है, ये आपको कन्वेंशनल लेवल में बच्चे को देखने को मिलेगा। एंड जब आप पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे जाते हैं, जब बच्चा अडल्ट हो जाता है, अडल्टहुड में आ जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। अब उस टाइम पे बच्चा ये समझ जाता है कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो हम लोगों के भले के लिए बनाए गए हैं। जो रूल्स बनाए गए हैं वो हम लोगों के अच्छे के लिए बनाए गए, ना कि हम रूल्स के लिए नहीं बने हैं, रूल्स हमारे लिए बने हैं। तो उस टाइम पे बच्चा क्या करता है कि उसको ये पता, अगर किसी भी इंसान को अगर उस रूल से दिक्कत हो रही है या उस लॉ से दिक्कत हो रही है, तो वो इसके अगेंस्ट चीज़ें करेगा। पर जब कन्वेंशनल लेवल पे बच्चा होता है तो वो इन सारी चीज़ों को नहीं सीखता है या इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता है। पर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो प्रिंसिपल और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट और अगर यूनिवर्सल एथिक्स की बात होती है तो आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। ओके, सो अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें से आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एडल्ट्स टू द चाइल्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग इज नोन एज। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए मॉडलिंग, ऑप्शन बी रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन सी स्पेड होल्डिंग, ऑप्शन डी ट्यूटरिंग। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। स्टेप होल्डिंग क्या होती है
कि अगर आप किसी की हेल्प करें और वो बच्चा वो सीख जाए। आप अगर इनिशियली स्टेज पर लर्निंग पे अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, एक सही टाइम पे सही अमाउंट की हेल्प करना किसी बच्चे को लर्निंग में, वो आपकी क्या होती है, उसको हम लोग स्टेप होल्डिंग जहाँ कहते हैं। ओके, तो कोई भी अगर आपसे बड़ा या एडल्ट किसी भी चाइल्ड की हेल्प कर रहा है लर्निंग में इनिशियल स्टेज में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेप होल्डिंग कहते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। एंड जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।